अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात तक हमारी आवाज़ जो है पहुंच रही होगी। आज मुफ्ती साहब जो हैं वो थोड़ा देर से ज्वाइन होंगे। हमेशा की तरह स्टार्टिंग जो है मुफ्ती साहब नहीं कर पाएंगे आज। बस 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो शुरू हमने स्ट्रीम की। आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे भाई अक्नॉलेज इस्लाम साहब और हबीब नदवी साहब। जी, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अतहर भाई, आतिफ रैयान भाई, आप लोग सब सही हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहुत बहुत तो इंशाल्लाह शुक्रिया। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में मुफ्ती साहब ज्वाइन करेंगे। दरअसल मुफ्ती साहब बिजी हैं, अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह वो फारिग होकर आ रहे हैं। जब तक आप लोग जो है कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या सॉरी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और बाकी आतिफ भाई, आप स्ट्रीम को लेकर आगे बढ़ें, ठीक है? सही हो गया सही हो गया। अच्छा, इससे पहले कुछ आतिफ भाई अगर बोलें तो देखें, आप लोग जो है वो सबसे पहले जैसे हबीब भाई ने बोला स्ट्रीम को शेयर करें। शेयर करने के बाद जो है आपने, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉपी और पेन हमेशा साथ रखना है, खासकर जब हमारे बड़ों की आप स्ट्रीम देख रहे हो, मुफ्ती साहब हो गए, आसिम भाई हो गए, कैसर भाई हो गए, बाकी जो हजरात हैं हमारे, ताकि कुछ सीखने को मिले। हाँ, आप आते हैं थोड़ा, आपको पता है जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, जो इस्लामोफोब्स के साथ बात करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लेकिन सबसे सबसे मेन मकसद हमारा होना चाहिए इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, अगर आतिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहें, उसके बाद मेरे पास एक छोटा-सा टॉपिक था जो मैं लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा जब तक मुफ्ती साहब आते हैं, उसके फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जी। जी, शुक्रिया अतहर भाई। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस आप लोगों से इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब का जो व्हाट्सअप चैनल है, इसको आप लोग फॉलो करिए। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि इसमें आपका नंबर शेयर होने का कोई ख़तरा नहीं है, और ना इसमें आप किसी और का नंबर देख सकते हैं, ना कोई आपका नंबर देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जिन भाइयों ने मुफ्ती साहब का व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया है, वो जाके व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिए। इतनी देर में मुफ्ती साहब भी जुड़ते हैं इंशाल्लाह। जी अतहर भाई, आप आगे लेके चलें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। अच्छा, जब तक मुफ्ती साहब आते हैं तब तक मैं सोच रहा था कि एक अहम टॉपिक जो मेरी नज़रों से गुज़रा उस पे बात हो जाए थोड़ी-सी, जो मुझे लगता है अहम है, और आई गेस कि आप लोगों के साथ वो बात को शेयर करूँगा तो जो है वो अच्छा रहेगा। कुछ दिन पहले तकरीबन तकरीबन अभी आप समझ लें हफ्ता हो गया इस बात को, मोहम्मद हिजाब भाई जो हमारे हैं, वेस्ट में बड़ा माशाल्लाह से अच्छा काम किया। अगर आप समझें कि इस वक़्त जो आजकल की मॉडर्न दावा है उसके एक फ्लैग बियरर हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनके ही बैकयार्ड में जाके, यानी जो वेस्टर्नर्स हैं, यानी जो लिबरल्स हैं, फेमिनिस्ट्स हैं, एथियस्ट हैं, उनके बैकयार्ड में जाके और एक यूथ को, मुस्लिम यूथ को एक करेज करेज दी, एक बहादुरी दिखाई कि हम इनको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं और हमें भी इनको टैकल करना बखूबी आता है। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो जो है मोहम्मद हिजाब हमारे भाई जो हैं वो रहते तो इंग्लैंड में हैं, वो आ गए आपके वहाँ पाकिस्तान। वहाँ पे उनका एक टूर था, तो टूर वगैरह अच्छे से हुआ और उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अपना लेक्चर्स भी दिए, और उन यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स जो हैं वो उनके सेपियंस इंस्टीट्यूट जो है यूट्यूब चैनल है, उस पे अवेलेबल हैं। तो उसमें भी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। अच्छा, मकसद कहने का ये है कि मोहम्मद हिजाब भाई ने वहाँ पर जाके एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने ये बात कही, एक आई गेस बीएनयू यूनिवर्सिटी, एग्ज़ैक्टली हाँ, बीएनयू यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने बात कही, कहा कि जो हमारे देसी लिबरल्स हैं ना, क्योंकि असल में बात ये हुई थी, जो जो वहाँ के जो लिबरल्स हैं, वो बड़ा जो है ना, वो उनको आग लग गई थी कि जब उनको पता लगा कि मोहम्मद हिजाब आ रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद हिजाब जो है ये इनका जो है सबसे खौफनाक सपना है इन लिबरल्स का, तो लिबरल तबके का। तो वो जो है उनके पास जब ये बात, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात उनको पता है, तो उनका मकसद भी ये था कि हम लोगों को इस बारे में एजुकेट करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ज़बरदस्त अहम बात कही। उन्होंने कहा कहा कि जो हमारे देसी लिबरल्स हैं, ख़ासकर सबकॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये हमारे यहाँ पे रहते हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी इनकी जो जिस चीज़ पे ये मतलब बैठे हैं, यानी बेस इनकी, इनको खुद नहीं पता। ये पता है क्या करते हैं, ये लिबरल क्यों बने होते हैं? इनको सफ़ेद, यानी जो गोरा कॉम्प्लेक्स है ना, जो गोरा आदमी है, जो व्हाइट मैन है, उसको देख के अच्छा लगता है बस। उसने टॉल बिल्डिंग्स बनाई, उसने ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बनाई, बस वो इनको अच्छा लगता है। उसने जो है वो बड़ी-बड़ी जो है वो इमारतें बनाई, और उसका जो रोड है वो साफ है, बस मैं भी वही बनूँगा। और उसी को देख-देख कर जो वो करता है, उसके बाद आके जो है ना वो
यहाँ पे जो हमारे लिबरल्स हैं वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो ये मतलब ये ट्राई करते हैं कि ये जो वेस्ट है, ये जो वेस्ट का इंसान है, जो ये सफेद आदमी है, ये जो गोरा है, ये मुझे अपना ले, मुझे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन होता क्या है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें उसके जैसे होने की, आप उसके जैसा वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी रिसेंट एग्जांपल हमने देखी कि जब फलस्तीन में अभी भी जो है जिनोसाइड हो रहा है, आम सरे आम दिन दहाड़े रातों दिन कत्ले आम हो रहा है, लेकिन एक वेस्टर्न एक लोगों को एक हमें आम जो एक पल्स उनकी दिखी है वो ये है कि दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। बट जब यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन उनके गोरे भाई हैं, जब वहां पर सेम चीज, मैं सेम चीज नहीं कहूंगा बिकॉज वहां पर तो एक जंग हो रही है दो आर्मीज के बीच में, जब वहां पे जंग हुई तो वहां पे बड़े बड़े दावे किए गए इनके जरिए, ईयू के जरिए, यूएन के जरिए, यूएसए के जरिए, यूके के जरिए, कि भाई वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, यूक्रेन में बड़ा गलत हो रहा है, रशिया जो है वो जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन जब बात आती है अपने मुसलमानों की, या मुसलमानों की नहीं, इन जनरल नॉन वाइट्स की, फिर चाहे वो अफ्रीकन हो, फिर चाहे वो मुस्लिम्स हो, अरब्स हो, सब कॉन्टिनेंट के हो, साउथ एशियंस हो, कोई भी हो, एशियंस हो, कोई भी हो, तो वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते। इसको व्हाइट सुप्रीमेसी ये जो है ये कहते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि आप जो है यहाँ का लिबरल जो है वो एक गोरे को देख के सोचता है भाई गोरे ने बोल दिया कि हम जिन्स परस्ती होमोसेक्सुअलिटी सही है तो बस हाँ सही है, गोरे ने बोल दिया कि औरतें जो है वो फेमिनिज्म का सपोर्ट करेंगी, फेमिनिस्ट बनेंगी, तो हाँ जी बिल्कुल सही है। इसके पीछे के मॉरल ग्राउंड्स क्या है, इसके पीछे की मेथोडोलॉजी क्या है, इसके पीछे एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसके पीछे क्या ग्राउंड वर्क है, कोई फिलॉसफी है, उस पर वो बात नहीं कर सकते। 99.9% केसेस में जो देसी लिबरल्स है ना, उनके सामने आप यही केस देखेंगे। तो ये बड़ी एक अहम पॉइंट है, ये आपको हमेशा अपने जहन में रखना है कि ये जो है ना, ये बस दूसरों को देख कर ना अपने आप को चेंज करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल जो है ग्राउंड नहीं है। ये जैसे वो मोहम्मद इजाज भाई कहते हैं इंग्लिश में, दे आर इंटेलेक्चुअली मोलेस्टेड, यानी इनको, इनके दिमाग को जो है ना, इनकी जो अकल है, ये अकल के छेड़े हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बेचारी किसी हमारी बहन या बेटी, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा, लोग बोलते हैं ना उसको छेड़ दिया किसी ने, तो इनकी जो अकल होती है ना, जो थोड़ी बहुत होती है, उसको छेड़ दिया होता है किसी ने। दे आर इंटेलेक्चुअली मोलेस्टेड पीपल। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि हम लोगों को, ये जो लिबरल्स हैं, इनको हमेशा चैलेंज करना चाहिए इस बात पे कि भाई आप अगर ये कह रहे हो मिसाल के तौर पे फेमिनिज्म सही है, या आप कह रहे हो कि होमोसेक्सुअलिटी सही है, तो आप उसको ग्राउंड पे आके डिफेंड करो। ऐसा नहीं होगा कि बार बार आप एक कंजर्वेटिव मुसलमान से बार बार उसी से प्रूफ मांगने की कोशिश करोगे। हम ये ऐसा क्यों करते हैं कि इनको लगता है कि ये हमें डिक्टेट करेंगे, लेकिन ये डिक्टेट करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि ये खुद गुलाम है एक गोरे के, एक गोरे के जो है आइडियाज के, उसके जो है उसके जहन में जो जो बातें आती हैं ये उसके गुलाम है। तो ये हमसे कैसे सवाल करेंगे, उल्टा हम इनसे सवाल करेंगे कि भाई बताओ कि तुम जिस आइडियोलॉजी में मानते हो, तुम जिस बिलीफ सिस्टम में मानते हो, उसके पीछे की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसके पीछे कोई ग्राउंड बेस है कि नहीं है, अगर वो ठीक है तो किस तरीके से ठीक है, वो रैशनल जो रैशनल है ह्यूमन उस पर बैठता है कि नहीं बैठता। ये इन चीजों पे हम देखेंगे। हम क्यों डरते हैं इनसे, मतलब अक्सर मैं देखता हूं कि जो हमारे मुसलमान है वो थोड़ा इंफीरियर फील करते हैं जब उनके सामने कोई एथियस्ट या लिबरल आके बात करता है, कि आपको इंफीरियर फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है, they do not have anything, they cannot have, they cannot hold the ground against Muslims and Islam। तो इस चीज को जो है, इस गोरा कॉम्प्लेक्स को खत्म करने की कोशिश जो है ना, वो हमें हमेशा करनी चाहिए, और खासकर उन लोगों में जो हमारे यहाँ पर देसी जो लिबरल्स हैं वो आए हुए हैं। जी, मैं ये बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। जी आतिफ भाई, जी, आप कुछ ऐड करना चाहिए। जी, अतर भाई आपने इसमें बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया इसमें, कि ये जितने भी हमारे, अच्छा आपकी आवाज़ तो मुझ तक कट-कट के आ रही थी शायद, तो जहाँ तक मैं सुन पाया और समझ पाया हूँ कि जितने भी देसी लिबरल्स हैं, जिनके पास के कुछ एकेडमिक फील्ड नहीं है, बस यूँ ही इसमें दूसरों की तक़लीद में देख कर के मुतासिर होकर के ये भी उसी तरह हो रहे हैं, लिबरल होते चले जा रहे हैं, दीन से और अपने धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। ये दर हकीकत अतहर भाई वो लोग होते हैं जो ज़हनी गुलामियत के शिकार होते हैं। अगरचे चाहे जितने भी दावा कर लें कि हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर कोई ये नहीं, हकीकत में ये लोग ज़हनी गुलाम हो चुके हैं उन गोरों के। उनको ये लगता है कि ये गोरे हैं जो बज़ाहिर इतनी तरक्की कर रहे हैं, अक्सर फ़ील्ड में ज़ाहिरन तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं हर एतबार से, ये लोग जो होंगे सही होंगे हर एतबार से। लिहाज़ा उनको ये नहीं, और हालाँकि दूसरी तरफ अगर आप देखें उन गोरों का जो हाल है, ये लोग अगरचे ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम बड़े सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं,
हम फेमिनिस्ट हैं, हमारे दरमियान ये रेसिज्म नहीं है, लेकिन हकीकत में वो लोग जो अभी भी रेसिज्म के इसमें शिकार हैं, रेसिस्ट हैं वो लोग। और अभी इस हद तक वो लोग रेसिस्ट थे कि फेमिनिज्म के सेकंड लहर तक देखें, कालों की लिंचिंग तक की बात वो लोग करते थे कि इनको लिंचिंग कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। अच्छा, मुफ्ती साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सभी हजरात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी चले, आप हजरात ने शुरू कर दिया था, माशा अल्लाह। जस्ट अ सेकेंड, इसकी ब्रांडिंग भी तो कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट तो वैसे हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं तमाम हजरात को खुशामदीद कहना चाहूँगा, और आज कोई लंबा चौड़ा तबसरा नहीं करना है, सिर्फ एक मौजू पर गुफ्तगू करनी है, और ये मौजू रेलेवेंट भी है और आपके लिए इल्मी एतबार से इंशाअल्लाह मुफीद भी रहेगा। और वो इसलिए कि जब हम इस फील्ड में काम करते हैं कि जहां हमारा मुकाबला लिबरलिज्म से है, सेक्युलरिज्म से है, और इसी तरीके से दूसरे जो इज़म्स हैं उनमें एथीज़म सर फहरिस्त है, तो इन तमाम अफकार और नज़रियात को जिस तरह वो हैं उनको उसी तरीके से समझना बेइंतहा ज़रूरी है। और जब तक आपके पास ये क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को वैसे काउंटर नहीं कर पाएंगे। ये जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं गुज़िश्ता 200 साल से, ये दौर शुकूक और शुबहात का है। और ये शुकूक और शुबहात कैसे जन्म लेते हैं? ये इस तरह जन्म लेते हैं जब हम दूसरे लोगों की टर्मिनोलॉजीज और इस्तिलाहात को इंपोर्ट करते हैं, उनको इस्लामाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई चूंकि इस्लाम हर जमाने का साथ दे सकता है, हर दौर का साथ दे सकता है, लिहाजा अब इस्लाम की ये इंटरप्रिटेशन है। तो जिन लोगों का ये माइंडसेट होता है तो वो लोगों के जहन में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, बल्कि ऑडियो की शक्ल में, वो वीडियो मेरे पास है, और उस पर मैं मुख्तसर सा तबसरा करूंगा। वो ये कि आज से तकरीबन 100-125 साल पहले एक किताब आई थी जिसका नाम था अल हुकूक वल फराइज। ये जो किताब थी ये लिखी थी डिप्टी नजीर अहमद ने, और ये सैयद अहमद खान साहब के कैंप के थे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं। सैयद साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करके, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, खुसूसन बर्र सगीर के मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे मैं पॉज लूंगा, या चले मैं पॉज बाद में लेता हूँ, बाद में करता हूँ उसको। मेरा जो है ये कुछ माइक एडजस्ट करना है। खैर, अगर आप लोगों को आवाज आ रही तो अभी ऐसे ही चलते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि उनका ये बड़ा एहसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर किसी शख्स का किसी एक मैदान में एहसान हो तो अब उसको तमाम मैदानों में बोलने का हक हो गया, चाहे वो उस मामले में इल्म रखता हो या ना रखता हो। ये चीज गलत है। तो बहरहाल उनके कैंप के एक शख्स थे सैयद डिप्टी नजीर अहमद साहब। उन्होंने अपनी किताब अल हुकूक वल फराइज में इंटरेस्ट और सूद के बारे में गुफ्तगू की है, और बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और हदीसें और कुरान की आयतें लिखने के बाद ये कहा कि इन दोनों के दरमियान, यानी सूद और इस्लाम के दरमियान तजाद है। तजाद का मतलब यह है कि इस्लाम अगर है तो फिर सूद नहीं हो सकता, और सूद है तो इस्लाम नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। जाहिर है कि कोई भी आदमी इन आयात और अहादीस को पढ़कर यही नतीजा निकालेगा। फिर आगे जब सारी बात वो कह चुके तो अब ये कहते हैं यहां तक तो सही है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसे ये आदमी कह रहा है लेकिन अब जरा कुछ गड़बड़ शुरू हुई है। वो ये कहते हैं कि
लेकिन देखना यह है कि अकल क्या कहती है। अब देखें ये कितनी बड़ी उन्होंने जंप मारी है कि हादीस और कुरान ठीक है अपनी जगह, अब हमें देखना यह है कि अकल का क्या फतवा है, अकल का क्या फैसला है, और अकल भी किसकी, यानी ऐसी इन तमाम इंसानों की अकल नहीं, किसी एक इंसान की अकल। तो चलो भाई ठीक है, आप अपनी अकल प्रेजेंट करें, देखते हैं क्या उस अकल में। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मालदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई उनसे पूछे कि भाई सिर्फ मुसलमानों ही की क्या खुसूसियत है, सबके लिए मालदार होना जरूरी है, सबको मालदार होना चाहिए, यानी एक फितरी तकाजा है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक इंसान का मकसद ही यह हो कि वो मालदार बन जाए, ये एक फितरी तकाजा है कि उसके पास मालो दौलत हो। अल्लाह ताला ने उस फितरत को दबाया नहीं है, उसके तरीके बयान किए कि हलाल तरीके से तुम मालदार बन जाओ, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मालदार होना बहुत जरूरी है। और आगे फिर वो कहते हैं कि आज के दौर में मालदार सिर्फ और सिर्फ सूद लेकर ही बना जा सकता है। अब कोई इनसे पूछे कि भाई ये आपसे किसने कह दिया कि सूद के बगैर इंसान मालदार नहीं बन सकता, तो दोनों बातें उन्होंने इस तरह की कही। और उन्होंने कहा जब ये सूरत हाल है कि आप मालदार सिर्फ सूद लेकर ही बन सकते हैं, तो फिर सूद लेना चाहिए। अच्छा, आप सूद को जस्टिफाई करने के बाद आके वो उसकी जबरदस्त रूहानी फजीलत भी बयान करते हैं, ये भी सुनने के लायक है। वो ये कहते हैं कि सूद की एक खास बात यह है कि वो इंसान के अंदर बुखल पैदा करता है और इंसान को इतना बखील बना देता है कि वो अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाता। तो जब एक आदमी अपनी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा तो फजूल खर्ची तो क्या करेगा। तो कहते हैं कि सूद का फायदा यह है कि इंसान बखील बनकर फजूल खर्ची के गुनाह से बच जाता है। आप इसकी यानी रूहानी फजाइल में सुने इसके कि इसराफ और फजूल खर्ची का जो गुनाह है उससे बच जाता है। तो अगर एक आदमी अपनी अकल इस तरीके से चलाएगा तो फिर इस तरह के ही मज़ा का खेस फतवे उसकी अकल देगी। और एक इस्लामिक इंटरेस्ट के नाम से एक इस्तिलाह वजूद में आ जाएगी कि भाई अब इंटरेस्ट को भी कभी इस्लामाइजेशन हो गया। तो ऐसे ही अगर आप अपने दौर में आप देखें जो बुनियादी जो वजूहात हैं शुबहात की, यानी हमारे नौजवानों में शुबहात क्यों पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं कि मगरिबी निज़ाम को वो देखते हैं, वो समझते हैं कि ये मगरिबी निज़ाम एक आइडियल निज़ाम है और उस निज़ाम की इस्तिलाहात से वो वाकिफ होते हैं, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, वगैरह वगैरह, वो डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो। फिर वो ये कहते हैं कि इस्लाम को जब हम देखते हैं तो इस्लाम में सेक्युलर वैल्यूज नहीं है, इस्लाम में लिबरल वैल्यूज नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, के रियासत अपना काम करेगी, स्टेट अपना काम और चर्च अपना काम करे। आप चर्च की जगह मस्जिद कह लें, आप चर्च की जगह टेंपल कह लें, आप चर्च की जगह गुरुद्वारा कह लें, ये सब सेक्युलरिज्म ही की अलग अलग उसके अलग अलग चेहरे और अलग अलग रुख है। तो ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन जब हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में रियासत का मुकम्मल दखल है और मजहबी रियासत का दखल है, यानी रियासत मजहबी होती है, स्टेट रिलीजियस होता है। तो रिलीजन डिक्टेट करता है कि लोगों को कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना, पार्लियामेंट डिक्टेट नहीं करती है। तो लोग ये कहते हैं कि यार ये निज़ाम ज्यादा बेहतर है कि जिसमें एक इंसान खुद ये डिसाइड करे कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और किन कवानीन के तहत गुजारनी है, ना ये कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी मेरा फ्यूचर डिसाइड करे या मेरी जिंदगी डिसाइड करे, वो ज्यादा बेहतर है। तो लोगों के जहन में शुबहात पैदा हो जाते हैं कि जो डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म है वो सबको लेकर चलता है, जबकि एक रिलीजियस जो रियासत है वो सिर्फ उस रिलीजन के मानने वालों को लेकर चलती है। हालांकि ये बुनियादी तौर पर गलत है। तो अब अगर कोई आदमी फिर ये कहे कि नहीं सेक्युलरिज्म को हम इस्लामाइज कर सकते हैं और एक इस्लामी सेक्युलरिज्म का हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इस्लामिक इंटरेस्ट के इंटरेस्ट भी कह रहे हैं और इस्लामी भी लफ्ज लगा दिया, कुफर भी कह रहे हैं और इस्लामी भी कह दिया। इस्लामी कुफर कोई चीज नहीं होती, इस्लामी शिर्क कोई चीज नहीं होती। ये किसी खास मुझे यानी ये ना समझा जाए कि मैं किसी खास पर्सनैलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं, हालांकि बाज मर्तबा पर्सनैलिटीज के ऊपर भी बात करनी पड़ती है ताकि लोगों को पता रहे कि वो कौन सी फिक्र है जो मार्केट में लॉन्च की जा रही है। तो ऐसे ही अगर आप ये कहें कि नहीं इस्लामी लिबरलिज्म कोई चीज नहीं होती है। एक और इस्तिलाह मार्केट में लॉन्च की जा रही है और ये लॉन्च की जा रही है हमारे मोहतरम साहिल अदीम साहब की तरफ से,
कुछ लोग शायद ये समझते हो कि मुझे साहिल अदीम से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। नहीं, जब हम यूट्यूब पर होते हैं और ये पब्लिक डोमेन है जहां मैं अपनी बात कह रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दीन के मुतालिक ही बात कह रहे हैं, मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता हूं। लोगों की नीयत ठीक हो सकती है, पर्सनल अटैक भी हमें बेहतर है कि हम ना करें, विच इज गुड। लेकिन ये कि जब हम किसी आइडिया को सुनते हैं तो उस आइडिया को जब आपने पब्लिक डोमेन में पेश किया तो अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आइडिया, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी शख्स तनकीद कर सकता है और कोई भी शख्स क्रिटिसाइज कर सकता है। तो जो हमारे या किसी और के फॉलोवर्स हैं उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि यार फला ने फला के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया, वो तो उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपके ऊपर जो अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो इसलिए करता है कि कहीं आपकी जो फिक्र है वो नौजवान गलती से उसको इख्तियार ना कर लें और दीन की किसी ताबीर को ना बदल लें और कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाएं, चाहे आपकी नीयत वो ना हो। तो ये सारा डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हर एक का अपना हल्का होता है, तो वो ये ना समझे कि शायद उनसे कोई पर्सनल मसला है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, ना मेरी कभी उनसे गुफ्तगू हुई। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई एम मोर देन विलिंग टू डू, ताकि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो उनके ऊपर गुफ्तगू हो सके। एक क्लिप सुनिए आप उन्हीं की आवाज में, तो ये फिर उसके बाद तफसीला करेंगे इंशाल्लाह। सेकुलरिज्म का मतलब है कि दीनदार बंदा, जो इनका मतलब है दीनदार मजहबी बंदा, वो स्टेट के अफेयर में मुदाखलत नहीं करेगा दीन के नाम पे, और स्टेट जो है वो मस्जिद के मजहबी अमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। ये सेकुलरिज्म होता है। अब इस्लामिक सेकुलरिज्म, आप सोचे ये लफ्ज इकट्ठा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों हो सकता, इसलिए नहीं कि जो ये समझ रहे हैं जो कह रहे हैं ना, हर बंदे को अपनी राइट्स टू लिव, राइट टू लिव होना चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म नहीं है सर, ये लिबर्टेरियनिज्म है। ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोग्रेस प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ। हर मुसलमान इस्लाम का तरीकाकार भी है। तो मौलवी साहब को कभी भी मौलवी साहब को ये वाली टेक्निकलिटी नहीं बताई जाती और ना ही उनका शोभा होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जी सर, ये लफ्ज दुरुस्त कर रहे हैं, बाकी ठीक है। इस्लामिक सेकुलरिज्म ना बोले, बोथ ऑफ यू आर ऑन। तो ये किसी पॉडकास्ट में साहिल अदीम साहब हैं और वो इंजीनियर साहब के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लामी सेक्युलरिज्म का जो लफ्ज है वो गलत बोला है। हम इसमें एग्री करते हैं उनके साथ, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि शायद वो लिबर्टेरियनिज्म बोलना चाह रहे होंगे, तो वो इस लफ्ज को सही कर लें। यानी लिबर्टेरियनिज्म सही है, इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म जो टर्मिनोलॉजी है वो सही है। तो आज इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई मौलवियों को क्या पता, उनको तो बताया ही नहीं जाता। तो पता नहीं हमारे मोहतरम साहिल अदीम साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा, ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर नहीं है, मुख्तसर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको बता भी दूं कि इस्लामी लिबर्टेरियनिज्म क्या एक पॉसिबल टर्मिनोलॉजी है या नहीं है। तो देखें, आप लिबर्टेरियनिज्म डालें गूगल पर तो सबसे ऊपर लिंक ही आता है। विकिपीडिया के बारे में मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई बहुत ही एकेडमिक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको एक आइडिया और अंदाजा तो हो ही जाता है। ये क्या चीज है लिबर्टेरियनिज्म? लिबरलिज्म से मिलता जुलता एक लफ्ज है, लेकिन चूंकि लिबरलिज्म नहीं है, कुछ और है, लिबर्टेरियनिज्म है, तो जाहिर है कि इसके थोड़ा बहुत माना अलग होंगे। तो देखें कि ये कहता क्या है कि लिबर्टेरियनिज्म इज ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट अपहोल्ड्स लिबर्टी एज अ कोर वैल्यू. Libertarians seek to maximize autonomy and political freedom, emphasizing equality before the law and civil rights to freedom of association, freedom of speech, freedom of thought and freedom of choice. ये लिबर्टेरियनिज्म की कोर वैल्यूज हैं। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म एक पॉसिबल चीज है, क्या ये मुमकिन है कि लिबर्टेरियनिज्म को आप इस्लामाइज कर दें? अगर आप ये कह रहे हैं कि जी लिबर्टेरियनिज्म के की डेफिनेशन मैं खुद करूंगा, हालांकि ये चीज गलत है। ये वही है कि आप जब टर्मिनोलॉजीज को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप वो टर्म बोल रहे हैं तो लोगों को उसका बैकग्राउंड नहीं पता। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लिबर्टेरियनिज्म की जो बुनियादी वैल्यूज हैं उसमें एक वैल्यू ये आई है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सिविल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये पहला है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के तहत जो चीज आती है वो ये आती है कि आप किसी भी मजहब को चाहें
इख्तियार कर लें, आपकी मर्जी है, आपका ये इख्तियार है। तो अब मुझे आप बताएं कि एक मुसलमान एक इस्लामी हुकूमत में रहते हुए क्या किसी दूसरे मजहब को कबूल कर सकता है? अगर वो अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को कबूल करेगा तो वो फौरन मुर्तद हो जाएगा, और इस्लामी रियासत में इर्तिदाद की सजा है। हाँ, उसको अगर दूसरा मजहब इख्तियार करना है तो उसको इस्लामी रियासत छोड़नी होगी, वो कहीं और जाए और दूसरे मजहब के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ऐसा ही है, अब कोई मेरी इस क्लिप को काट कर चलाने लगे कि देखो ये कितना ज्यादा क्रूरटी है, तो इसके ऊपर हम बहुत दसियों मरतबा बात कर चुके हैं कि यही एक लॉजिकल और रैशनल चीज है, और दुनिया में हर जगह इसी को प्रैक्टिस किया जाता है, यहां तक कि सेक्युलर कंट्रीज में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन अलग अंदाज से। तो मैं वो किसी और मौके के ऊपर समझाऊंगा, फिलहाल इस पर बात करना मकसूद है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो आपको इस्लाम में या इस्लामी रियासत में नहीं मिलेगी, खुसूसन एक मुसलमान को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब मुझे बताएं कि क्या एक इस्लामी रियासत अपने बाशिंदों को, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, इस बात की फ्रीडम दे सकती है कि वो कुरान के खिलाफ कोई गुस्ताखाना कलीमा बोल दें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दें? बल्कि एक इस्लामी रियासत अपनी अवाम को इस बात का पाबंद बना सकती है कि न सिर्फ ये कि वो कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मुकद्दस शख्सियत के खिलाफ कोई गुस्ताखाना बयान जारी नहीं कर सकते। अब उन मुकद्दस शख्सियात में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ईसाई ये कहे कि मैं तो ईसाई हूं, हजरत ईसा हमारे, लिहाजा मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहे जितने कार्टून बनाऊं और जितनी गुस्ताखी करूं, जी नहीं, वो करेगा तो उसको इस्लामिक गवर्नमेंट पनिश करेगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई कॉन्सेप्ट दारुल इस्लाम में या इस्लामी रियासत में नहीं है। हाँ, फ्रीडम है, लेकिन वो एक महदूद है। जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, लिबर्टेरियनिज्म कोई इस्लामी इस्तिलाह तो है नहीं, जिस वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो तसव्वुर पाया जाता है वो तसव्वुर दारुल इस्लाम में नहीं है। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करें। क्या आप दारुल इस्लाम में रहते हुए, इस्लामी रियासत में रहते हुए एक मर्द और औरत शादी से बाहर मैरिटल या सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, जिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि भाई ये तो कंसेंशुअल है ना, दोनों आपस में रजामंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप ये कहेंगे कि इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म एक सही टर्मिनोलॉजी है, तो फिर दारुल इस्लाम में जिना की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला है। इसी तरीके से एक इस्लामी रियासत में इसकी इजाजत होनी चाहिए कि वहां पर कोई शख्स अपना जेंडर बदल ले, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला है। इस्लामी रियासत में इसकी इजाजत होनी चाहिए कि आप न सिर्फ ये कि अपने आप को व्हाटएवर जिस तरह भी चाहें आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, न सिर्फ ये बल्कि आप सर्जिकली अपने आप को, अपने जेंडर को, जिन्स को बदल सकते हैं। मर्द सर्जरी करवा के औरत बन सकता है और औरत सर्जरी करवा के मर्द बन सकती है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का मसला है। तो अब क्या इन सब चीजों की इस्लाम में इजाजत है? हरगिज नहीं। ना जिना की इजाजत है, ना जेंडर तब्दील करने की इजाजत है, ना एक मुसलमान को अपने मजहब तब्दील करने की इजाजत है, ना किसी मुकद्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी करने की इजाजत है, और ये सारी कोर वैल्यूज हैं लिबर्टेरियनिज्म की। तो अगर आप ये कहें कि इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म दरअसल एक सही टर्मिनोलॉजी है, तो फिर आप भी वही गलती कर रहे हैं कि जिस गलती पर आप दूसरे की निशानदेही कर रहे हैं कि नहीं आपने ये गलत कहा, तो फिर आपने भी गलत कहा, आपने भी कोई बात सही नहीं कही। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि चूंकि आप, और ये मैं साहिल अदीम साहब से कह रहा हूं कि आप इस्लामी निजाम की बात करते हैं, तो फिर इस्लामी निजाम को जो उसकी जो प्योर एसेंस है उसके साथ बात करें, वही टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें जो इस्लामी है। मगरिब से अगर आप टर्मिनोलॉजी को इंपोर्ट करके इस्लामाइज करने की कोशिश करेंगे तो उससे लोग कंफ्यूजन का शिकार होंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेइंतहा जरूरी है, तब जाकर आपका कोई नजरिया या कोई निजाम कायम हो पाएगा। और कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी होती है
वो उसी वक्त होती है जबकि टर्मिनोलॉजीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो वही हो जो इस्लामी हो, गैर इस्लामी या आप इस्लामिक लिटरेचर से बाहर की जो टर्म्स लाएंगे तो पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, और चूंकि उसकी ऑलरेडी एक डेफिनेशन दूसरे वर्ल्ड व्यू में मौजूद है, लिहाजा कोई भी एक आम आदमी जब उसको सुनेगा तो उसका जहन उधर जाएगा और वो सख्त कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा सभी लोगों से